गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मगध में मौर्य वंश। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। अब देखिए, मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है? तो 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? घनानंद को हराता है। ठीक है, 322 ईसा पूर्व। ठीक है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि घनानंद को कब पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया। घनानंद कौन था भैया? तो मगध का राजा था। नंद वंश मैंने पढ़ाया है, उसमें आप लोगों को समझाया था ये। ठीक है, तो घनानंद कहाँ का राजा था? मगध का। ठीक है, तो मगध के राजा को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व। और मगध का राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के लिए चाणक्य की सहायता ली थी। ठीक है, चाणक्य की सहायता ली। चाणक्य का नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य के ही नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, और चाणक्य को ही भारत का मेकियावली भी कहा जाता है। और ये जम्मू कश्मीर के राजा थे प्रवर्तक। कौन थे ये? जम्मू कश्मीर के राजा प्रवर्तक। तो ये दोनों की सहायता लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। ये कहाँ के राजा है? प्रवर्तक, जम्मू कश्मीर के। अब देखिए, प्रवर्तक को चंद्रगुप्त मौर्य ने विष कन्या के द्वारा मरवा दिया था। ठीक है, तो प्रवर्तक की कहानी खत्म हो जाती है। अब देखिए, जो चाणक्य थे, इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनाया? अपना प्रधानमंत्री बनाया। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। ठीक है, क्या थे ये? इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। ठीक है, चाणक्य। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जब घनानंद को हराता है, तो ये पहला प्रयास नहीं था इसका घनानंद को हराने के लिए। ये सेकंड बार में चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा देता है। ठीक, अब देखिए, पहले प्रयास में क्या होता है? तो पहले प्रयास में चंद्रगुप्त मौर्य डायरेक्ट मगध पर अटैक करता है। ठीक है, तो मगध पर आक्रमण करता है घनानंद की राजधानी पर एक सेना लेकर। तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की पराजय हो जाती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य हार जाता है और चाणक्य भी हार जाता है। तो दोनों क्या करते हैं भैया? दोनों जैसे तैसे बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। तो जब भाग निकलते हैं तो ये घूमते घूमते इधर उधर भटक रहे थे। तो भटकते हुए एक घर जाते हैं। ठीक है, ऐसे भटकते हुए एक घर जाते हैं और वहाँ पर रुकते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है और उसकी माता, उसकी मदर खाना बना रही। तो वो बच्चा खाना खा रहा है। ठीक है, रोटी खा रहा है। तो गरम रोटी खाता है की कोशिश कर रहा है। वो बच्चा छोटा सा है, तो वो बीच में से उस रोटी को खाने की कोशिश करता है। गरम रोटी अगर बीच से कोई खाएगा तो खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य इस दृश्य को देखते हैं और वहाँ पर वो दोनों को समझ में आता है कि हमने सबसे बड़ी गलती यही करी कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मगध, जो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र राजगृह, उस पर अटैक कर दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती थी उसकी कि उसको पाटलिपुत्र पर आक्रमण नहीं करना था। क्योंकि जब उसका जो सेंटर वाला भाग था, जो राजधानी थी मेन, उसके ऊपर अगर अटैक करता है तो वो कैसे जीत सकता है? क्योंकि वो तो पूरा साम्राज्य की पूरी सेना वहीं पर होगी। तो फिर उसको समझ में आता है कि ये गलती की। तो फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य डिसीजन लेते हैं कि हम घनानंद को हराने के लिए इसके एक राज्य पर अटैक करेंगे पहले, जो इससे दूर राज्य होगा। तो वो सबसे पहले पंजाब क्षेत्र पर अटैक करते हैं। पंजाब क्षेत्र को जीत लेते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलकर घनानंद को मगध में हरा देते हैं और मगध पर अधिकार कर लेते हैं और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पर भी अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था? तो ये भैया जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। अब इसी बीच 305 ईस्वी में ईसा पूर्व, ठीक है, 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। 305 ईस्वी में ईसा पूर्व
305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो ये सिकंदर का सेनापति है। मैंने सिकंदर पढ़ाया, उसमें आप लोगों को बताया था किसका सेनापति है? सिकंदर का सेनापति है। अब तो सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर जब मर जाता है तो इसके साम्राज्य पर सेल्यूकस निकेटर अधिकार कर लेता है। ठीक, तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व युद्ध होता है। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। किसकी पराजय हो गई इस युद्ध में? सेल्यूकस निकेटर हार गया इस युद्ध में। अब जब सेल्यूकस निकेटर की पराजय हो जाती है, ठीक है, तो दोनों के बीच में संधि होती है। किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, दोनों के बीच में संधि हुई। तो इस संधि के तहत क्या होता है? ठीक है, अब देखिए इस संधि के तहत ये जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कार्नेलिया, या जिसे हेलेना भी कहा जाता है, ठीक है, का विवाह किससे कर दिया जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य से। कार्नेलिया या हेलेना का विवाह किससे हो गया? अब चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। अब विवाह हो गया चंद्रगुप्त मौर्य से, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत दहेज में मिलते हैं? तो काबुल मिल जाएगा, कांधार मिल जाएगा, हेरात मिल जाएगा और मकरान मिल जाएगा। ये चारों प्रांत, इनमें से 3 प्रांत अभी ये जैसे काबुल, कांधार और हेरात, ये तीनों प्रांत किस में आते हैं? तो अफगानिस्तान में आते हैं, और मकरान पाकिस्तान में आता है। ठीक, तो ये तीनों प्रांत, चारों प्रांत दहेज के रूप में किसको मिल गए? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिए गए। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा यहाँ पर? अब देखिए प्लूटार्क, ठीक है, इतिहासकार है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। ठीक है, अब जैसे शादी हो गई, फिर उसके बाद सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य उपहार देता है। तो उपहार में क्या देता है? वो 500 हाथी दे देता है सेल्यूकस निकेटर को। अब देखिए इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का मानने वाला था। अब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा किससे लेता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा लेता है जैनाचार्य भद्रबाहु से। ठीक, किससे लेता है भैया? भद्रबाहु से। ये जरूर ध्यान रखना आप, किससे शिक्षा ली, कई बार पूछा गया है। तो भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अब आपको ये भी पता होगा कि भद्रबाहु कौन थे, श्वेतांबर दिगंबर किस प्रकार से बने, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो जरूर देख लें आप कि किस प्रकार से धर्म का विभाजन होता है, श्वेतांबर दिगंबर किस प्रकार से बने। अब देखिए इसके बाद मेगस्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर के दरबार में राजदूत भेजा। ठीक है, मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। किसके दरबार में भेजा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज राजदूत बनकर किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। और किसका राजदूत था ये? तो सेल्यूकस निकेटर का। अब देखिए ये क्या लिखता है यहाँ आकर? तो ये एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? इंडिका। ये इंडिका मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी। तो इंडिका पुस्तक लिखी है आपके मेगस्थनीज ने, और मेगस्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। इस पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में लिखा है, मौर्य साम्राज्य की जो उसने देखा है यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो सारी लिखी है उसने कि ठीक है। अब देखिए इस बुक के हिसाब से देखते हैं क्या लिखा है इस बुक में। तो इस बुक में जो महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी है उसके बारे में आप थोड़ा समझ लें, कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। ठीक, जब चंद्रगुप्त मौर्य जनता के सामने आता था तो जश्न मनाया जाता था वहाँ पर। ठीक है, और उन्हें एक सोने के पालकी में लाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को जनता के सामने कैसे लाया जाता था? एक सोने की पालकी में बिठाकर लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। मतलब जो उसके अंगरक्षक थे, जो बॉडीगार्ड थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो किस पर सवार होते थे? हाथियों पर सवार होते थे, और वो सोने और चांदी के आभूषण पहने हुए रहते थे। ठीक, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, कुछ अंगरक्षक साथ में क्या लेते थे? आर्टिफिशियल पेड़ लेकर चलते थे। ठीक है, और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड होता था। इन पेड़ों पर क्या होता था? तोते होते थे, प्रशिक्षित। ट्रेंड तोते मतलब पैरोट होते थे, जो कोई भी खतरा अगर राजा के ऊपर आ रहा है तो पहले से ही बता दिए थे। ठीक है, तो इतने ट्रेंड तोते हुआ करते थे उस टाइम में, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। ठीक है, अब देखिए राजा सामान्य हथियारबंद, देखिए राजा के साथ कौन था हथियारबंद? तो महिला सैनिक हुआ करती थी। ठीक है, महिला सैनिक से घिरा रहता था। तो राजा के चारों ओर जो सुरक्षा घेरा होता था उसमें केवल महिला सैनिक होती थी। ठीक है,
और उनके खाने के पहले, ठीक है, नौकर उस खाने को चखता था, नौकर उस खाने को टेस्ट करता था, उसके बाद राजा खाना खाता था। आज भी अगर राष्ट्रपति खाना खाता है तो पहले उसके नौकर जिसने खाना बनाया वो टेस्ट करेगा, फिर राष्ट्रपति खाना खाता है हमारे देश में आज भी, ठीक है। वे लगातार 2 रात एक कमरों में नहीं सोता था। राजा 2 रात एक कमरे में नहीं रहता था, क्योंकि कोई भी अटैक कर सकता है उसके ऊपर, ठीक। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, मतलब पाटलिपुत्र जो था वो एक बहुत बड़ा किला था, ठीक है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 दरवाजे थे, ठीक है। कितने दरवाजे थे? 64 दरवाजे थे, इतना बड़ा था। और 2-3 मंजिलों वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे, 2-3 फ्लोर हुआ करते थे उस टाइम पर, ठीक है। और राजा का महल भी काठ का बना होता, काठ मतलब लकड़ी का बना होता था। इसके बाद देखिए, जिस पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, मतलब वो जो मकान था राजा का, जो महल हुआ था वो पत्थर पर नक्काशी किया गया था, ठीक है। यहाँ चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा था, मतलब उद्यान पार्क वगैरह थे उस टाइम पर। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हो जाती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व, ठीक है, 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होगी? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, उपास के कारण, ठीक है, ठीक है। 298 ईसा पूर्व मृत्यु होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। ये विशेष ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में होती है। और कब होती है? तो 298 ईसा पूर्व होती है। अब देखिए, इसके बाद रुद्रदामन, ये थोड़ा सा कोटेशन है, विशेष ध्यान रखना इसका। रुद्रदामन के शिलालेख, ठीक है, ये उसके बाद वाले जो राजा बनेंगे ये शक डायनेस्टी का है। तो रुद्रदामन के शिलालेख 150 ईस्वी में से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक, ये शासक का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पुष्यगुप्त, क्या नाम है उसका? पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक, प्रांतीय शासक मतलब राज्य का एक शासक था जिसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त। ये शासक का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार भी पूछा गया है। पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब देखिए, इसी सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कौन कराएगा? तो रुद्रदामन प्रथम करवाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक। और ये बाद का शासक है, ठीक है। और रुद्रदामन प्रथम शक वंश का शासक रहेगा। आगे शक डायनेस्टी पढ़ेंगे, उसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी पूरा पढ़ेंगे, सॉरी रुद्रदामन के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, शक वंश में। अब देखिए, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, देखिए पश्चिम में ईरान, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितना बड़ा हो गया था? पश्चिम में ईरान, पूर्व में बंगाल, ठीक है, और दक्षिण में मैसूर और उत्तर में कश्मीर तक, इतना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था, ठीक है। अब यहाँ पर भारत की बात करें तो उस समय उसका कलिंग पर शासन नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा शासक बनता है, और इसका बेटा कौन था? तो इसका बेटा रहेगा बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका बेटा हुआ बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने के बाद ये शासक बनता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हो जाएगी? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हो जाएगी। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया भैया? तो आमित्रघात कहा गया। इसे क्या कहा गया? इसे आमित्रघात कहा गया है। आमित्रघात कहा गया, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या कहा? आमित्रघात का अर्थ क्या होगा? मीनिंग शत्रु विनाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार, जो बिंदुसार था ना, वो कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये विशेष ध्यान रखना, कई बार पूछा गया कि बिंदुसार किस संप्रदाय या किस पंथ का अनुयायी था? तो वो था आजीवक संप्रदाय। अब देखिए, आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो मखलिपुत्र, क्या नाम है इसका? मखलिपुत्र, ठीक है, ने इस संप्रदाय की शुरुआत की थी। अब देखिए, जो आजीवक संप्रदाय है ना, आजीवक संप्रदाय की विशेषता ये होती है कि ये भाग्य में विश्वास रखता है। आजीवक संप्रदाय भाग्य को महत्व देता है। आजीवक संप्रदाय की विचारधारा ये है कि भैया जो भी है उनके जीवन में वो पहले से लिखा हुआ है, उसके हिसाब से उसका जीवन चलेगा।
वो अपने हिसाब से जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये आजीवक संप्रदाय की उस टाइम पर विचारधारा थी। आज आजीवक संप्रदाय भारत में या विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। उस टाइम पर आजीवक संप्रदाय हुआ करता था, अब नहीं है। तो ये भाग्य पर विश्वास करता है कि सब भाग्य में भगवान ने पहले से लिख कर भेजा है, उसके हिसाब से हमारा जीवन चलेगा, हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये आजीवक संप्रदाय की अवधारणा थी। अब देखिए स्ट्रेबो एक इतिहासकार है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश कौन था? सीरिया का राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस, ये एक यात्री था, डायमेकस नामक राजदूत भेजा मेगास्थनी, और डायमेकस को मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, इसे इसके पहले इसके फादर के शासनकाल में मेगास्थनीस आया, तो मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी कौन आया? डायमेकस। ठीक है, इसके बाद देखिए बिंदुसार, और ये एक यात्री था। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया कि बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुए, तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। सिंध झेलम नदी के बीच में वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर 2 विद्रोह होते हैं। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए वो सुसीम को भेजता है। किसको भेजता है? जो बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था सुशीम। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? सुशीम को भेजा। सुसीम इस विद्रोह को ठीक से नहीं दबा पाता है, तो बाद में अशोक को भेजा जाता है। बाद में किसको भेजा जाता है? अशोक को। अशोक उस विद्रोह को बहुत क्रूरता से दबाता है। ठीक है, बहुत निर्दयता से दबाता है, बहुत सारे लोगों की हत्याएं कर देता है। अशोक इस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो सबसे बड़ा बेटा था वो असफल हो जाता है, और बड़े बेटे का नाम क्या था? तो सुशीम नाम था उसका। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आगे बात करते हैं। थीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, ये फर्स्ट लिखा है, तो एंटियोकस प्रथम से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मंगवाई थी। उसने क्या मंगवाई थी? वहाँ की मदिरा, मतलब वहाँ की शराब बहुत प्रसिद्ध थी, तो उसने शराब मंगवाई थी। ठीक है, सूखे अंजीर, ठीक है, सूखे अंजीर मंगाए थे वहाँ से, और एक दार्शनिक को मंगाया था कि भैया ये हमें हमारे साम्राज्य में आप भेजो, हम आपसे इनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो देखिए जो सीरियन नरेश था एंटियोकस प्रथम, उसने मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज दिए थे भारत, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा था। ठीक, क्यों नहीं भेजा था उसने दार्शनिक? तो वहाँ की ऐसी प्रथा है, वहाँ पर ऐसा मान्यता है कि वो दार्शनिक को व्यापार नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भेज देंगे आपको। ठीक, मतलब दार्शनिक जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था, ऐसा कोई एक व्यक्ति भारत में इन्होंने मंगाया था। ठीक है, कि एक व्यक्ति को भारत भेजें। ठीक है, तो उसने नहीं भेजा। ठीक, इसके बाद देखिए बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार, बौद्ध विद्वान कौन है? तारानाथ के अनुसार इसने 16 राज्यों को जीता था। ठीक है, बिंदुसार ने कितने राज्यों को जीता? 16 राज्यों को जीता था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 राज्यों को जीत लिया बिंदुसार ने। अब बिंदुसार की मृत्यु कब हो जाती है? तो बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 271 ईसा पूर्व। ठीक है, 271 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद इसके साम्राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अब देखिए इसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध होता है, तो उत्तराधिकार के युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम अशोक में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक फिर कैसे राजा बनेगा। ठीक, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। चलो देख